फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में है जनवरी एंड फरवरी पार्ट 2 पीटी 365 हम कवर करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। जो पहला टॉपिक है वो ई श्रम पोर्टल है। ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया था 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसमें ऑल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा इसमें फीड किया गया है। तो ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। इसका काम क्या है? इट इंप्रूव दी सर्विस डिलीवरी को ये इंप्रूव करेगा। जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को स्कीम्स वगैरह है उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा, उनको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर को दूर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। ये अलाउ करता है पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड पीडीएस बेनिफिट। एक जगह से दूसरे जगह हम जो माइग्रेट वर्कर ट्रांसफर होते हैं तब उनका पीडीएस पोर्टेबिलिटी को ये अलाउ करने में हेल्प करेगा। Who can register on ई-श्रम पोर्टल पे कौन रजिस्टर कर सकता है? एनी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर जिसकी उम्र है, आयु है 16 से लेके 59 ईयर ऑफ एज का है, जो वो इसमें रजिस्टर कर सकता है। 16 टू 59, यानी कि हम देखते हैं कि 16 से 18 वाला क्या होता है, वो चाइल्ड होता है, तो वो भी रजिस्टर कर सकता है 16 से 59। ठीक है, इसमें जो भी ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करेगा उसको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाएगा। ये जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो 12 डिजिट का होगा, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कितने का होगा? 12 डिजिट का, 12 डिजिट। इस पे जो रजिस्ट्रेशन होगा सॉरी, ई-श्रम पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन होगा वो फ्री होगा, तो फ्री रजिस्ट्रेशन होगा। एंड इस पे जो भी वर्कर रजिस्टर होगा उसको एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी 2 लाख रुपए की। 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बीमा उसको प्रोवाइड किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर उसको 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर कौन एलिजिबल है? 18 से 59 ईयर के जो लोग हैं वो एलिजिबल होंगे। 18 टू 59, 18 टू 59। ठीक है, एंड ई-श्रम पोर्टल पे 16 टू 59 रजिस्टर कर सकते हैं, परंतु इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल होगा? 18 टू 59। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर कौन से वर्कर होते हैं? ऐसे वर्कर जो कि ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, ईएसआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है और न ही किसी गवर्नमेंट जॉब में है, यानी कि इनफॉर्मल वर्कर है, वो जनरली इसमें आते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, उसको क्लासिफाई किया गया है, कैटेगरीज है। कंस्ट्रक्शन वर्कर आर पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, माइग्रेंट लेबर, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। ये सारे क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर हैं। आपको पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन, माइग्रेंट, गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर एंड अदर वर्कर। ठीक है, इसका ई-श्रम पोर्टल को रजिस्टर इंटीग्रेट किया गया है दूसरे पोर्टल के साथ, ताकि इसमें पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स अलाउ किए गए हैं। आधार पोर्टल के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, उसको साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हर साल कंडक्ट किया जाता है। इट इज कंडक्टेड एनुअली। कौन कंडक्ट कराता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, वो कंडक्ट कराता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी के अंदर आता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। इसको 2017 में शुरू किया गया था एंड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ये कलेक्ट करता है। एंड इसको जुलाई 2021 से जून 2022 के लिए कंडक्ट कराया गया था। एंड ये एस्टिमेट करता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। पीरियोडिक फोर्स लेबर सर्वे हर साल कंडक्ट कराया जाता है। इसके अंदर 2 सर्वे कंडक्ट कराए जाते हैं। एक तो करंट वीकली स्टेटस का, करंट वीकली डेटा के लिए इसको कलेक्ट किया जाता है। एक 3 मंथ का सर्वे करवाया जाता है, 3 मंथ का सर्वे करवाया जाता है। इसमें करंट वीकली सर्वे वो 3 मंथ का होता है, वो केवल अर्बन एरिया के लिए ही कंडक्ट कराया जाता है, ओनली फॉर अर्बन एरिया। करंट वीकली स्टेटस उसमें ये बताता है कि एक वीक में किस बंदे के पास कितना रोजगार है, किस बंदे के पास रोजगार रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कितने दिन उसने काम किया है। दूसरा है यूजुअल स्टेटस बताता है ये। दूसरा सर्वे ये कंडक्ट कराता है, वो बताता है यूजुअल स्टेटस। तो ये 1 साल में कंडक्ट कराया जाता है। यूजुअल स्टेटस एनुअली कंडक्ट कराया जाता है। इसको अर्बन और रूरल एरिया दोनों के लिए कंडक्ट कराया जाता है, ग्रामीण और शहरी इलाकों दोनों के लिए यूजुअल स्टेटस कंडक्ट कराया जाता है। जबकि करंट वीकली वाला है केवल और केवल अर्बन एरियाज के लिए है और इसको 3 महीने में एक बार इसको कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो हमारे देश का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना है? एलपीएफआर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? 55% था 2021-22 में। कितना है? 55%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है? इट इज रेशियो ऑफ लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन।
तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन. इट इज लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन. तो यानी कि जो काम कर रहे हैं प्लस जो काम ढूंढ रहे हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो इसके अंदर आते हैं, लेबर फोर्स का हिस्सा होते हैं. इसको इंटू किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब जाके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आता है. इसको कैलकुलेट किया जाता है टोटल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में. दूसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होता है. वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये बताता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन पर अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन आपको देगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इनटू 100. ठीक है, इनटू 100 बेस पर. तो ये कितना है, ये 52.9% था 2021-22 में. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो दोनों ही इंक्रीज हुए हैं 2021-22 में. देन तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स. इसको लेबर फोर्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है. ऊपर वाले दो में टोटल पॉपुलेशन था, नीचे में इसमें लेबर फोर्स है. ठीक है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स. ठीक है, लेबर फोर्स इज इक्वल्स टू एम्प्लॉयड पर्सन प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन इनटू 100. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पिछले साल डिक्रीज हुआ है. इस लेबर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में दो एक्टिविटीज का स्टेटस इंक्लूड किया जाता है. प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या होती है? प्रिंसिपल एक्टिविटी जो मेन काम होता है बंदा वो करता है, जो डेली काम करता है मेन काम. दूसरा होता है एक सब्सिडरी इकोनॉमिक स्टेटस. तो सब्सिडरी इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि पार्ट टाइम जो काम करता है उसको सब्सिडरी इकोनॉमिक स्टेटस कहा जाता है. एंड ये जो सब्सिडरी इकोनॉमिक स्टेटस क्लासिफाई करने के लिए इसको क्या है, वो काम होना चाहिए कम से कम 30 दिन वो काम किया होना चाहिए उस बंदे ने, एटलीस्ट 30 डेज का उसने काम किया होना चाहिए, तब उसको प्रिंसिपल नहीं सब्सिडरी इकोनॉमिक स्टेटस दिया जाता है किसी भी काम को. ठीक है, नेक्स्ट इज नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. ट्रांसफॉर्मिंग ITI रिपोर्ट है वो इस नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई थी. रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग सर्टिफिकेट है वो इशू किए जाते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर में. ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर भी क्या है, इसने नीति आयोग ने बात की है कि जो प्रायर लर्निंग होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जैसे कि जो कि बिना अनपढ़ लोग हैं, जो कि जिनके पास स्किल तो है परंतु वो लोग पढ़े नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको उसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है. एग्जिस्टिंग आउट ऑफ क्लास नॉलेज होता है उनको. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा. प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना यानी कि फर्टिलाइजर से रिलेटेड है. इसका दूसरा नाम क्या है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम भी कहा जाता है इसको. प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना परियोजना को इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर नहीं, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की है ये स्कीम. एंड इसके अंदर क्या किया जा रहा है, जो भी फर्टिलाइजर देश में बेचे जाएगा, जो भी यूरिया है, NPK फर्टिलाइजर है, DAP है, MOP है, उनको क्या है भारत ब्रांड नाम से बेचा जाएगा. किस नाम से बेचा जाएगा, भारत ब्रांड नाम से बेचा जाएगा मार्केटिंग फर्टिलाइजर्स को. ठीक है, जो भी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर होंगे, यूरिया, DAP एक्स्ट्रा, जैसे कि भारत यूरिया है उसके नाम से बेचा जाएगा, भारत DAP है. इसमें जो बैग का डिजाइन होगा वो यूनिफॉर्म किया जाएगा. ये स्कीम एप्लीकेबल होगी किसके लिए, ऑल फर्टिलाइजर कंपनी, स्टेट ट्रेडिंग यूनिट एंड फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटी, तीनों इसके लिए एप्लीकेबल होगी. ऑल फर्टिलाइजर कंपनी, देन स्टेट ट्रेडिंग यूनिट्स एंड फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सब्सिडी लेती है फर्टिलाइजर पे, वो उन पे सारों पे ये एप्लीकेबल होगी. इसके अंदर क्या किया जाएगा, भारत ब्रांड का जो लोगो होगा, जो भी बैग होगा, यूरिया का जो बैग होता है 45 kg का होता है आजकल, पहले 50 kg का होता था, उसको 45 kg कर दिया गया है 45 kg. उसमें क्या है 2/3 एरिया पे उसमें क्या है भारत ब्रांड का लोगो होगा. 2/3 पे इसके फ्रंट फेस पे 2/3 पे भारत ब्रांड का लोगो होगा. 1/3 पे कोई अपना कंपनी है वो जो बनाती है वो उसका अपना लोगो लगा सकती है. ठीक है, तो 2/3 पे भारत ब्रांड का लोगो होगा फ्रंट वाले में. प्रधानमंत्री किसान, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र. तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है वो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र ओपन करेगी. ये बेसिकली फर्टिलाइजर शॉप्स होंगी जिनका नाम दिया गया है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र. कौन ओपन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल. कहां ओपन करेगी, पूरे देश में. कितने ओपन करेगी, 3.25 लाख ऐसे सेंटर ओपन करने का टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा. ये काम क्या होगी, ये शॉप होगी जो PM किसान समृद्धि केंद्र है वो प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को. फर्टिलाइजर है, सीड है, एग्रीकल्चर इनपुट है, वो प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा. ठीक है, एंड रिलेटेड प्रोडक्ट है वो एक ही दुकान पे मिल जाएगा. इसकी इंपॉर्टेंट खास बात ये होगी कि इसमें क्या है, टेस्टिंग करवाई जाएगी. इसमें टेस्टिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी. सोयल टेस्टिंग है, सीड टेस्टिंग है, फर्टिलाइजर टेस्टिंग है, वो वहां पे फार्मर्स इसमें यहां से कंडक्ट करवा सकते हैं. सोयल टेस्टिंग करवा सकते हैं, सीड की टेस्टिंग करवा सकते हैं, फर्टिलाइजर टेस्टिंग यहां से करवा सकते हैं. ठीक है, ये अवेयरनेस डिसिमिनेशन का भी काम करेगी, लोगों को अवेयर करने का भी काम करेगी. एंड इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी
फार्मर्स को गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो फार्मर्स को इन दुकानों पे उपलब्ध कराई जाएगी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पे। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर कंजप्शन। सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कौन कंज्यूम करता है? चाइना है, सबसे ज्यादा कंजम्पशन चाइना करता है, दूसरे नंबर पे इंडिया करता है। ठीक है, इंडिया फर्टिलाइजर का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर। जो पोटास फर्टिलाइजर है वो हम क्या है 100% है वो बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, हमारे देश में नहीं बनता है। 100% पोटास इज इंपोर्टेड। तो फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 1992 में, जिसका नाम क्या था? कंसेशन स्कीम। कंसेशन स्कीम 1992 किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड है। उसको रिप्लेस कर दिया गया था न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम से 2010 में। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम कब आती है? 2010 में। इसमें क्या है? सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, वो न्यूट्रिएंट के आधार पर दी जाती है। कि उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना उसमें जो फर्टिलाइजर बन के आ रहा है उसमें नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फोरस का कंटेंट कितना है, उसमें एनपीके सल्फर कंटेंट कितना है। तो उसमें क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। हमारे देश में क्या है जो सोयल है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंसी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में अलग अलग सोल अलग अलग डेफिशिएंसी है, तो उसके आधार पर इसको बनाया जाता है। एंड तो अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी के लिए इसको लाया गया था। इसके अंदर एनपीके फर्टिलाइजर और एनी वेरिएंट की सब्सिडी दी जाती है। इसमें जो सब्सिडी दी जाती है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज में किसको दी जाती है? कंपनीज को दी जाती है, फार्मर को डायरेक्ट सब्सिडी नहीं दी जाती है। यूरिया है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का पार्ट नहीं है। यूरिया इज नॉट अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर नहीं आती है। तो यूरिया के लिए अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चलाती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाती है फॉर यूरिया सब्सिडी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर यूरिया सब्सिडी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है जिसमें यूरिया की सब्सिडी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूरिया है वो फार्मर्स को बेची जाती है एक एमआरपी। यूरिया फार्मर्स को एमआरपी पे बेची जाती है। एक स्टैट्यूटरी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, उस पर बेचा जाता है। एंड जो गवर्नमेंट जो एमआरपी डिसाइड करती है वो मार्केट प्राइस से अलग होता है। तो जो मार्केट प्राइस है और एमआरपी के बीच का जो डिफरेंस होता है, मार्केट प्राइस यूरिया के केस में ज्यादा होता है एंड गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती है, फार्मर को प्रोवाइड करती है एमआरपी। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो प्रोवाइड किया जाता है सब्सिडी की तरह। जो भी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर होता है उसको सब्सिडी दी जाती है एंड इंडिविजुअल फार्मर को नहीं दी जाती है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर में डीबीटी लागू कर दिया गया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फार्मर्स को नहीं है परंतु कंपनीज को दी जाता है जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको। एंड उनको तभी दिया जाता है जब उनकी सेल है, फर्टिलाइजर की सेल है वो रजिस्टर की जानी चाहिए ई उर्वरक प्लेटफॉर्म पे। यानी कि उनकी जितनी भी सेल हो रही है वो ई उर्वरक प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए। ठीक है, तो ई उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर ई फर्टिलाइजर पोर्टल है ये कोई ई उर्वरक प्लेटफॉर्म, वहां से जो 2018 से इसको मैंडेटरी कर दिया गया है इस पे जो भी सेल होगी, ताकि उसका डाइवर्जेंस दूसरे सेक्टर में होता है यूरिया का उसको रोका जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट नीम कोटेड यूरिया की स्कीम भी लेके आई थी। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। हम सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, इंडिया क्या है? नेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर बन गया है। इंडिया इज नेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं हम सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं? एग्री कमोडिटी में हम सबसे ज्यादा राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे नंबर पे शुगर को करते हैं, तीसरे पे स्पाइस को करते हैं, चौथे पे बुफेलो मीट है, पांचवें पे रॉक कॉटन है, पांचवें पे रॉक कॉटन, छठे पे वीट। ठीक है, सब सातवें पे फ्रूट एंड वेजिटेबल, सातवें नंबर पे आता है। 3% है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का, 3% केवल फ्रूट एंड वेजिटेबल है। सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं राइस, कितना? 19%, शुगर करते हैं 9%, स्पाइसेस करते हैं 8%। तो ये तीन याद रख सकते हो, राइस, शुगर, स्पाइसेस। नेक्स्ट इज फार्म एक्सपोर्ट। फार्म एक्सपोर्ट है जो अकाउंट करते हैं 11% ऑफ कंट्री के टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का। नेक्स्ट इज कंट्री वाइज हम सबसे ज्यादा किसको एक्सपोर्ट करते हैं? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हम सबसे ज्यादा हम करते हैं यूएसए को, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश को करते हैं, तीसरे पे चाइना को करते हैं। सबसे ज्यादा हम एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है वो हमारा होता है यूएसए को, बांग्लादेश को, चाइना को। ठीक है, नेक्स्ट इज 20th लाइवस्टॉक सेंसस। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको कंडक्ट कराती है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री नई मिनिस्ट्री बना दी गई है एंड उसने एक रिपोर्ट निकाली है इसी के आधार पर, 20th लाइवस्टॉक सेंसस के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके अनुसार क्या है इसमें सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री बर्ड्स है, लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री बर्ड है, उनका सेंसस कराया जाता है, उनकी ब्रीड वाइज काउंटिंग होती है। कौन कौन सी ब्रीड इसमें काउंट की जाती है? वो ब्रीड जो रजिस्टर की जाती है, जो कि रिकॉग्नाइज की गई है, जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है, उनके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जो भी ब्रीड्स हैं इसकी पोल्ट्री एंड लाइवस्टॉक की, उसका सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। ये जो 20th लाइवस्टॉक सेंसस है वो डिजिटल मोड में हुआ था। देन कैटल पॉपुलेशन है हमारे देश में, वो है एक्सोटिक एंड क्रॉस ब्रीड की जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो दूसरे देश से फॉरेन विदेशी जो ब्रीड है वो कितनी हो गई है? वो कितनी है? 26% से उसकी जो पॉपुलेशन है वो 26% से ज्यादा हो गई है, यानी कि 1/4 से ज्यादा हो गई है। एक्सोटिक एंड क्रॉस ब्रीड हमारे देश में 1/4 से ज्यादा हो गई है।
तो इसमें हाईएस्ट जो पाई जाती है एक्जोटिक ब्रीड है वो कौन सी पाई जाती है? क्रॉस ब्रीड जर्सी वाली है, वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्रॉस ब्रीड जर्सी है वो सबसे ज्यादा एक्जोटिक ब्रीड इंडिया में पाई जाती है। उसके अलावा इंडिजीनियस में है गिर है, लखमी है, गिर, लखेमी एंड साहिवाल है, वो सबसे ज्यादा इंडिजीनियस ब्रीड पाई जाती है कैटल की। नेक्स्ट इज जे फॉर्म। तो जे फॉर्म क्या होता है? तो फार्मर अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसको मार्केट में बेचता है, जिस भी व्यापारी को या फिर आड़तिया को वो बेचता है तो वहां पे उसको रिसिप्ट मिलती है। उसको पहले वो कागज की रिसिप्ट दी जाती थी उसका डैन। अभी क्या है, पंजाब गवर्नमेंट ने उसको जो रिसिप्ट मिलने वाली रिसिप्ट होती है फार्मर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एग्रीकल्चर मंडी में, उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है और वो अवेलेबल रहेगी। उस पर लोन ले सकता है फार्मर एंड उसको फाइनेंस रेज कर सकता है, लोन ले सकता है, सब्सिडी क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट से। तो ये क्या होते हैं? जे फॉर्म इन सेल रिसिप्ट ऑफ फार्मर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर मंडी। ठीक है, इसको स्टोर किया जा सकता है, जे रिसिप्ट को स्टोर किया जा सकता है डिजिटल लॉकर में। नेक्स्ट इज पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ये एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स होती है जिनके द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंक्रीज किया जाता है, एग्रीकल्चर आउटपुट को इंक्रीज किया जाता है। तो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस आर प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट बाय साइंटिफिक कल्टीवेशन रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल मेथड। नेक्स्ट इज तो इंडिया में फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब है ट्रैक्टराइजेशन। ट्रैक्टराइजेशन यानी कि हम कितना ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं इसमें। तो फार्म मैकेनाइजेशन में हम सबसे ज्यादा ट्रैक्टर यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और डिजिटल ग्रीन एंटरप्राइज है, ये कंपनी है डिजिटल ग्रीन एंटरप्राइज, ये दोनों मिलकर एक डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिजिटल ग्रीन एंटरप्राइज। उसमें क्या है, ये फार्मर्स को प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की जाएगी, उनको डिजिटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये हेल्प करेगा लैंड टू फील्ड वर्क, जो लैब टू फील्ड है वर्क को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, लैब टू लैंड। नेक्स्ट इज ये 3 वैरायटी दी हुई है वीट की, SDCS W18, SDCS W18, SD 3410, 3410 एंड SD 3385, SD 3385। ये क्या है? ये क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी है वीट की जो कि डेवलप की गई है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये क्या है, मिड वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट इनको जरूरत पड़ती है। इन जो वैरायटी है उनको मिड वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट पे बेस्ड ये क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी है वीट की। एंड मिड वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है? ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो वीट ग्रो करता है उसको वीट विंटर में ग्रो किया जाता है, तो सर्टेन नंबर ऑफ मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है उसको, सर्टेन नंबर ऑफ डेज या फिर सर्टेन नंबर ऑफ मिनिमम टेम्परेचर डेज पीरियड, जहां पे यदि मिलेगा इनको तो ही ये क्या है, फ्लोवरिंग करेंगे। तो फ्लोवरिंग के लिए दे नीड सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर, उसको बोला जाता है मिड वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इनकी जो ये जो वैरायटी है ये क्या है, वीट की वैरायटी है, वीट की वैरायटी है। एंड इनकी हाई यील्ड होगी और इनका ये लीस्ट लॉजिंग प्रोन होगी, कम लॉजिंग प्रोन होगी। लॉजिंग क्या होता है? लॉजिंग इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ ए क्रॉप फ्रॉम इट्स अप्लाइड पोजीशन। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये अपने परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाता है क्रॉप का। नेक्स्ट इज नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, एंड इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। एंड इसको जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक भी फंड दे रहा है। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट को क्या है, वर्ल्ड बैंक भी फंड दे रहा है। इसके अंदर हम इनलैंड वाटरवे डेवलप कर रहे हैं इंडिया में, ताकि जो इनलैंड वाटरवे से हम ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज कर सके। इसका जो एम क्या है, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट का एम क्या है? टू डेवलप द नेशनल वाटरवे वन को इसमें डेवलप किया जा रहा है, जहां से हम 1500 से लेके 2000 टन के वेजल्स हैं इसमें हम नेविगेशन कर सकें। तो नेशनल वाटरवे वन इज लोकेटेड ऑन गंगा, हुगली एंड भागीरथी पे लोकेटेड है, वाराणसी टू हल्दिया। ठीक है, इसको डेवलप किया जाएगा 1500 से लेकर 2000 टन का, जिसमें कार्गो मूवमेंट किए जा सकते हैं, वेजल्स, शिप्स। इसमें जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट में हम मल्टी मॉडल टर्मिनल बना रहे हैं। कहां पे? साहिबगंज, वाराणसी एंड हल्दिया में। 3 जगह हम मल्टी मॉडल टर्मिनल बना रहे हैं, वाराणसी, साहिबगंज एंड हल्दिया में। नेक्स्ट इज इसी स्कीम के अंदर हम क्या है, एक मरीटाइम स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया गया था नॉर्थ ईस्ट के लिए। मरीटाइम स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया गया नॉर्थ ईस्ट के लिए। कहां पे? गुवाहाटी में ओपन किया गया इसको। नेक्स्ट इज नेशनल वाटरवे एक्ट। नेशनल वाटरवे एक्ट आया था 2016 में।
नेशनल वाटरवे एक्ट 2016, उसके अंदर क्या है 111 वाटरवे को नेशनलाइज किया गया था, नेशनल वाटरवे आइडेंटिफाई किए गए थे 111। तो कितने हैं 111। तो इनलैंड वाटरवे का शेयर देश में कितना है 0.5% है। तो जो ट्रांसपोर्ट में जो टोटल शेयर आता है इनलैंड वाटरवेज का केवल कितना है 0.5% है। तो गवर्नमेंट ने रिलीज किया था मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट का है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। उसके अंदर हमारा टारगेट है कि हम 2030 तक 200 मेट्रिक मिलियन टन का जो कार्गो मूवमेंट का टारगेट रखा गया है 2030 तक इनलैंड वाटरवे के द्वारा। ठीक है, तो उसमें अभी कुछ नेशनल वाटरवेज की लिस्ट दी गई है, उसके बारे में हम देखते हैं। नेशनल वाटरवे 1 है वो गंगा, भागीरथी और हुगली सिस्टम पे लोकेटेड है। ये 1620 किलोमीटर लंबा होगा। हल्दिया से प्रयागराज ये चलेगा, तो ये हल्दिया से प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है। नेशनल वाटरवे 2 इज लोकेटेड ऑन ब्रह्मपुत्रा पे लोकेटेड है। ये कहां से होगा, सदिया से दुबरी। नेशनल वाटरवे 3 है वो लोकेटेड है वेस्ट कोस्ट पे इंडिया की। ये इंक्लूड करता है नेशनल वाटरवे 3 वेस्ट कोस्ट कनाल, चंपाकारक कनाल एंड उद्योग मंडल कनाल। ये तीनों इसमें इंक्लूड किया गया है, वेस्ट कोस्ट कनाल, चंपाकारक कनाल एंड उद्योग मंडल कनाल। नेशनल वाटरवे 4 है वो लोकेटेड है कृष्णा रिवर पे। नेशनल वाटरवे 4 इज ऑन कृष्णा रिवर एंड ये कहां से कहां तक है, मुक्तियाला से विजयवाड़ा तक ये लोकेटेड है। मुक्तियाला से विजयवाड़ा कृष्णा रिवर पे नेशनल वाटरवे 4। नेशनल वाटरवे 10 है वो अंबा रिवर पे लोकेटेड है, अंबा पे नेशनल वाटरवे 10 है। नेशनल वाटरवे 100 कौन सी रिवर पे है, 100वां है वो तापी रिवर पे है। तो 100 इज लोकेटेड ऑन तापी रिवर। नेशनल वाटरवे 97 इज लोकेटेड ऑन सुंदरबन पे लोकेटेड है। सुंदरबन में ग्रूव्स में ये लोकेटेड है नेशनल वाटरवे 97। नेशनल वाटरवे 68 कहां पे लोकेटेड है, ये मांडवी गोवा में लोकेटेड है। मांडवी रिवर गोवा पे लोकेटेड है। नेशनल वाटरवे 111 111 कौन सी रिवर पे है, ज्वारी रिवर, ज्वारी रिवर इन गोवा। ज्वारी रिवर गोवा में लोकेटेड है। नेशनल वाटरवे 111 यानी कि लास्ट वहां। ठीक है। नेशनल वाटरवे 85 इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ये नेशनल वाटरवे 85 इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है ये रेवा डंडा क्रीक एंड कुंडलिका रिवर है वो महाराष्ट्र में है, वहां पे लोकेटेड है नेशनल वाटरवे 85 रेवा डंडा क्रीक एंड कुंडलिका रिवर। इसके अलावा नेशनल वाटरवे 91 है वो लोकेटेड है जयगढ़ क्रीक, शास्त्री क्रीक। ये कहां पे है, अगेन महाराष्ट्र में है। जयगढ़ क्रीक, शास्त्री क्रीक ये भी कहां पे है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है डेपा, DEPA डेपा, डिजिटल एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। डिजिटल एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर ये पार्ट है किसका, इंडिया स्टेक प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसका एक पार्ट है। ये इंडिया स्टेक की फाइनल लेयर है क्या, डेपा, डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। ये ज्वाइंटली डेवलप किया जा रहा है पब्लिक एंड प्राइवेट एफर्ट के द्वारा टू इंप्रूव डेटा गवर्नेंस। डेटा गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए इसको ज्वाइंटली डेवलप किया जाता है, जा रहा है ज्वाइंटली पब्लिक एंड प्राइवेट के द्वारा। देन इंडिया स्टेक क्या है, इंडिया स्टेक इट इज ए ग्रुप ऑफ एपीआईज। एपीआई क्या है, एपीआई इज एक्टिव प्रोग्राम इंटरफेस। जो एक्टिव प्रोग्राम इंटरफेस है that it is a set of API that allow government and private sector to utilize unique digital infrastructure। ठीक है, तो इंडिया स्टेक इज APIs है बहुत सारे, उनको एक साथ लाया गया है इसमें, जो कि अलाउ करते हैं गवर्नमेंट को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने के लिए। ठीक है, एंड इसका जो काम क्या है, इसका जो मेन एम है, इंडिया स्टेक का मेन एम है वो प्रोवाइड करना है प्रेजेंसलेस, पेपरलेस, केसलेस सर्विस डिलीवरी है वो प्रोवाइड कराना है थ्रू आउट इंडिया। प्रेजेंसलेस यानी कि हम कहीं भी किसी भी स्टेट में हम इसको खरीद सकते हैं, इनके आधार पे सामान खरीद सकते हैं। पेपरलेस यानी कि जो सारा उसका जो पेपर काम होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा। केसलेस यानी कि जो पेमेंट का काम होगा वो केसलेस होगा। ठीक है, यूपीआई वगैरह के द्वारा देन सर्विस डिलीवरी का उसको प्रोवाइड करना है मेन एम। इसके 4 लेयर है। इंडिया स्टेक के कितनी लेयर है, 4 लेयर है। पहला है प्रेजेंसलेस लेयर, जिस हमने देख लिया है, इसके द्वारा यूनिक आईडी के द्वारा हम डिजिटल आईडी बनाई जाएगी जिससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। देन पेपरलेस होगा, ये केसलेस होगा। 4th लेयर डेपा है। डेपा डिजिटल, ये हमने देखा है ना, डेपा की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। तो इसको बोला जाता है कंसेंट लेयर भी बोला जाता है। इट अलाउ द डेटा टू मूव फ्रीली एंड सिक्योरली। तो इसमें जो है यूजर की जो यूज करते हैं उसको कंसेंट देता है कि वो डेटा इसका यूज किया जाए या नहीं किया जाए। तो डेपा विल अलाउ डेमोक्रेटाइज डेटा, ये डेमोक्रेटाइज कर देगा डेटा को, कौन से किसके साथ शेयर करना है, ये कंसेंट लेयर है डेपा। एपीआई में कुछ एक कोर टेक्नोलॉजी है जो इसका एपीआई का पार्ट बनती है, कुछ एक कोर एपीआई है जो कि इंडिया स्टेक का पार्ट बनती है। तो इंडिया स्टेक के
इंडिया स्टेक हमने देखा है ना कि इट इज ग्रुप ऑफ एपीआई। कौन कौन से एपीआई है इसका पार्ट है? आधार ऑथेंटिफिकेशन, एक्टिव प्रोग्राम इंटरफेस है जो इसका हिस्सा है इंडिया स्टेक का। कौन कौन से है? आधार ऑथेंटिकेशन, आधार ई केवाईसी, ई साइन, डिजिटल लॉकर, यूपीआई, देन डिजिटल यूजर कंसेंट। ये तो डिजिटल यूजर कंसेंट है, वो डेपा का पार्ट है। यूपीआई कैशलेस पेमेंट का पार्ट हो जाएगा। डिजिटल लॉकर, इसमें हम डिजिटल आईडी को स्टोर कर पाएंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंट को स्टोर कर पाएंगे प्रेजेंस डेस्क के लिए। देन ई साइन, हम उसको डिजिटली वेरीफाई कर सकेंगे। ये सारे आधार है, आधार ऑथेंटिकेशन, आधार केवाईसी, ई साइन, डिजिटल लॉकर, यूपीआई, डिजिटल यूजर एग्रीमेंट, ये सारा क्या है? एपीआई है जो कि कोर पार्ट बनाते हैं इंडिया स्टेक का। तो इंडिया स्टेक इज ग्रुप ऑफ एपीआई। तो इसी ये सिमिलर है जीएसटीएन नेटवर्क के द्वारा, जीएसटीएन का जो नेटवर्क है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, उसके सिमिलर है ये। नेक्स्ट इज एक रिपोर्ट दी हुई है, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। ये जो रिपोर्ट है वो बेस्ड होती है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के आधार पर इसको बनाया जाता है। इस रिपोर्ट को एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के आधार पर बनाया जाता है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में एक एनर्जी ट्रायंगल होती है जिसकी 3 डायमेंशन होती है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को एनर्जी ट्रायंगल के 3 डायमेंशन के आधार पर प्रिपेयर किया जाता है। तो एनर्जी ट्रायंगल के 3 डायमेंशन कौन कौन सी है? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड एसेस। ठीक है, तो एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी एसेस, तो ये क्या है? 3 डायमेंशन है इसकी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी एसेस। ठीक है, ये एनर्जी ट्रायंगल का भी हिस्सा है। नेक्स्ट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये बताती है कि कौन वर्ल्ड में कौन कौन से रिस्क हैं। ये ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे के आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे, ठीक है, बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें 5 तरह के रिस्क को ये आइडेंटिफाई करती है। कौन 5 कैटेगरी ऑफ रिस्क ये इंक्लूड किए गए हैं? कौन कौन से? इकोनॉमिक रिस्क, इन्वायरमेंटल रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क, सोसाइटल रिस्क एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्क। ये सारे 5 कैटेगरी के रिस्क हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉप 5 रिस्क फॉर इंडिया के लिए कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रिस्क है इंडिया के लिए वो है डिजिटल इनइक्वालिटी। दूसरा है जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर रिसोर्सेज। चाइना की जो है हंगर है, रशिया की जो हंगर है रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए वो। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, डेब्ट क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर। तो 5 रिस्क फॉर इंडिया क्या है? डिजिटल इनइक्वालिटी, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ये वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है। ये वर्ल्ड बैंक की फ्लैगशिप रिपोर्ट है, साल में 2 बार रिलीज की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नाम देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको पूछा गया है पहले। तो ये साल में 2 बार रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। इस रिपोर्ट के अनुसार इसने बताया है कि स्लो डाउन के कुछ कॉजेज दिए गए हैं। इन्फ्लेशन हो सकता है, हाई इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है वर्ल्ड में, यूक्रेन रशिया वार के कारण भी क्या है? स्लो डाउन आ सकता है। नेक्स्ट स्लो डाउन आया हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, ये पब्लिश की जाती है यूएनडेसा के द्वारा। इस रिपोर्ट में जो एफडीआई वगैरह का डेटा दिया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएनडेसा प्लस अंकटाड मिलकर इसको पब्लिश करते हैं, यूएनडेसा प्लस अंकटाड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूएनडेसा है वो इसके अलावा 3 और रिपोर्ट पब्लिश करता है, जैसे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूएनडेसा पब्लिश करता है। वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है? यूएनडेसा। एंड वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट है वो भी ये पब्लिश करता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट एंड वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट है वो भी इसके द्वारा पब्लिश की जाती है यूएनडेसा के द्वारा। याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो आईएमएफ की फ्लैगशिप रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, तो इसमें ये प्रेडिक्ट करता है कि अगले साल कितनी जीडीपी रहेगी। ये साल में 2 बार पब्लिश की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज अ फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ आईएमएफ, 2 बार पब्लिश करता है साल में। इसके अलावा आईएमएफ पब्लिश करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में क्या है? आईएमएफ पब्लिश करता है। नेक्स्ट एक कमेटी बनाई गई थी, वीके पॉल कमेटी। वीके पॉल कमेटी का संबंध किससे है? ये फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उनके मार्केटिंग, उन पे कितना प्राइस वगैरह होना चाहिए उसको रिलेटेड है। तो वीके पॉल कमेटी ऑन फार्मा मार्केटिंग है, ये रिलेटेड है फार्मा मार्केटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट इज डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, डीसिप्स। तो ये इनको बोला जाता है टू बिग टू फेल बैंक भी कहा जाता है। इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक
किसी को डिक्लेयर तब किया जाता है जब इसके एसेट है वो मोर देन 2% हो जीडीपी से, देश की जीडीपी से, जिसके एसेट क्या है 2% से ज्यादा हो। तो हुज एसेट इज मोर देन 2% ऑफ नेशनल जीडीपी, उसको डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक में इंक्लूड किया जाता है। आरबीआई इसको दर्जा देती है, ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक है, वो कौन नेम कौन डिक्लेयर करता है, आरबीआई डिक्लेयर करता है। एंड इनको रिक्वायरमेंट होती है कॉमन इक्विटी टायर, एडिशनल कॉमन इक्विटी टायर है बेजल थर्ड नॉर्म के अंदर, उनको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया के अंदर 3 आइडेंटिफाई किए गए हैं डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक आरबीआई के द्वारा। पहला है एसबीआई, दूसरा आईसीआईसीआई, तीसरा है एचडीएफसी बैंक। तो ये 3 बैंक है, इसमें प्राइवेट बैंक है 2, ठीक है। ये आइडेंटिफाई किए गए हैं डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक बाय आरबीआई। तो कौन कौन से फैक्टर आरबीआई ध्यान में रखती है इनको डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक कंसिडर करने के लिए? साइज, बैंक का साइज ध्यान में रखती है, इंटरकनेक्टेडनेस, दूसरा है इनकी ग्लोबल एक्टिविटी कितनी है, कॉम्प्लेक्सिटी, एंड क्या इनके जो ऑपरेशन है उनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है किसी दूसरे बैंक के द्वारा। तो इनके जो फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं डोमेस्टिकली कौन कौन से हैं? साइज, इंटरकनेक्टेडनेस, ग्लोबल एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड सब्स्टिट्यूशनलिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है उसको रिलीज किया जाता है, मंथली रिलीज किया जाता है। तो इसके अंदर जो सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों का डाटा इसमें इंक्लूड किया जाता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों इंक्लूड होता है, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है? इसको निक्की जापान की एक फर्म है वो पब्लिश करती है, निक्की जापान की एक कंपनी है वो उसको पब्लिश करती है। इसको कंस्ट्रक्ट कौन करता है, यानी कि ये चीज प्रिपेयर्ड बाय मार्केट इकोनॉमिक्स इसको प्रिपेयर करती है और इसको पब्लिश किया जाता है निक्की के द्वारा, ठीक है। इसका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का स्कोर होता है 0 से 100 के बीच में होता है। यदि इसका स्कोर 50 से कम हो, लेस देन 50 हो, तो इसको ये बताता है कि मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटी में क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन है। मोर देन 50 है तो ये बताता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। इक्वल टू 50 है तो स्टैग्नेट हो गई है। नेक्स्ट डिजिटल पब्लिक गुड क्या होते हैं? डिजिटल पब्लिक गुड्स आर टाइप ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मॉड्यूल स्टैंडर्ड्स दैट कंट्री यूज फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए, जो कि डिजिटल सॉफ्टवेयर कंट्री यूज करता है, जैसे कि यूपीआई है, आधार है, ये सारा क्या है, डिजिटल पब्लिक गुड्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट इज बीआईएस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो बीआईएस को बनाया गया था 1930 में, 1930 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इसका हेडक्वार्टर है बेजल, स्विट्जरलैंड। बेजल कौन से रिवर के किनारे लोकेटेड है, आप मेरे को बताओगे, ठीक है। तो बेजल बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसको इसका ओनर कौन है? इसको ऑन किया जाता है, इसके शेयर होल्डर है कौन कौन से? 63 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक इसके ओनर है, एंड आरबीआई भी इसका एक ओनर है, शेयर होल्डर है इस बैंक में, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में। इसका काम क्या है? इट एक्ट एज द बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स। तो ये आरबीआई जैसे देश के बैंकों के लिए, सेंट्रल बैंक के लिए उनका बैंक का तरह काम करता है। इट्स द बैंक फॉर इट एक्ट एज द बैंक फॉर सेंट्रल बैंक, एंड ये सपोर्ट करता है सेंट्रल बैंक को फॉर मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन के द्वारा। तो मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन के द्वारा उसको सपोर्ट करता है। इसके लिए ये रिसर्च करता है, इन डेप्थ एनालिसिस करता है मार्केट कंडीशन का, देन नॉलेज शेयरिंग भी करता है। एंड इसके 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है बीआईएस के, कहां पे है? हांगकांग में है, दूसरा है मैक्सिको में है। तो बीआईएस का एक ऑफिस है हांगकांग में, चाइना में, देन मैक्सिको में है, ठीक है। ये पब्लिश इसकी 3 कमेटी है, बीआईएस की 3 कमेटी है, बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेजल कमेटी ऑन पेमेंट सिस्टम, देन बेजल कमेटी ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसकी 3 इंपॉर्टेंट कमेटी है, बैंकिंग सुपरविजन से है, पेमेंट एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से है, तीसरी है वो कमेटी ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट इज आईएलओ। आईएलओ के बारे में हम वैसे तो पढ़ चुके हैं, 1919 में बनाया गया था, इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है। तो इसके 8 फंडामेंटल कन्वेंशन है, 8 फंडामेंटल कन्वेंशन है, और इसके 4 गवर्नेंस रिलेटेड कन्वेंशन है। 8 फंडामेंटल है, 4 इसके गवर्नेंस या फिर प्रायोरिटी कन्वेंशन है, ठीक है। तो इसके 8 जो फंडामेंटल कन्वेंशन है उसमें से 2 इंडिया ने साइन नहीं कर रखे हैं। कौन कौन से साइन नहीं किए हैं इंडिया ने? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948, यानी कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एंड सेकंड जो कन्वेंशन है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग हम रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, फंडामेंटल राइट नहीं है कलेक्टिव बार्गेनिंग का इंडिया में, उसको भी इंडिया ने साइन नहीं कर रखा है। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं कर रखा है। बाकी जो 6 फंडामेंटल कन्वेंशन है उसको इंडिया सिग्नेटरी है, उनको रेटिफाई कर रखा है। मिनिमम एज कन्वेंशन 1973 इंडिया ने सिग्नेटरी है आईएलओ का। पोस्ट लेबर कन्वेंशन है उसको भी हम सिग्नेटरी हैं, एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन है उसको हम सिग्नेटरी हैं।
इक्वल रेम्युनरेशन कन्वेंशन के भी हम सिग्नेटरी हैं, अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर उसके भी हम सिग्नेटरी हैं, एंड डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन है उसके भी हम सिग्नेटरी हैं। जो 4 गवर्नेंस कन्वेंशन है या फिर प्रायोरिटी कन्वेंशन आईएलओ के हैं, उसके भी उसमें से हम क्या है 3 के सिग्नेटरी हैं, 1 के सिग्नेटरी नहीं है। तो 4 गवर्नेंस या फिर प्रायोरिटी कन्वेंशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल कन्वेंशन है वो तो पूछे जा चुके हैं, तो ये गवर्नेंस रिलेटेड कन्वेंशन है वो पूछे जा सकते हैं। तो लेबर इंस्पेक्शन जो एग्रीकल्चर वाला है उसकी हम सिग्नेटरी नहीं है। लेबर इंस्पेक्शन एग्रीकल्चर 1969, इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ इट, लेबर इंस्पेक्शन वाले का पार्ट नहीं है हम। दूसरा है सिंपल लेबर इंस्पेक्शन है, जनरल लेबर इंस्पेक्शन है जो इंडस्ट्री में है उसके हम सिग्नेटरी हैं। लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन 1947, इंडिया उसका सिग्नेटरी है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन है उसकी हम सिग्नेटरी हैं। तीसरा है ट्राइपार्टेट कंसल्टेशन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड से है, उसके हम सिग्नेटरी हैं। तो इसके 3-4 गवर्नेंस कन्वेंशन में हम कौन से के सिग्नेटरी नहीं है। लेबर इंस्पेक्शन एग्रीकल्चर वाला है 1960 वाला, उसके हम सिग्नेटरी नहीं है। तो ये था हमारा जनवरी फरवरी इकोनॉमिक करंट अफेयर। धन्यवाद।